नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 8 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के हिंदी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कुल 23 शिफ्टों में ऑनलाइन मोड में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 18वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 91 से 99 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि है कि सबसे पहले आप एक बार प्रश्नों पर नजर डाल लीजिए, ताकि जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे तो तुरंत आपको उसका उत्तर क्लिक करेगा। साथ ही साथ 2 से 3 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो कि ग्रामर बेस होते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर आप डायरेक्टली प्रश्नों पर जाएंगे तो कम से कम 2-3 प्रश्नों को डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे और आपका समय बचता है। ठीक है, चलिए डायरेक्टली प्रश्नों पर ही हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, मनुष्य का भाग कैसे बनता है। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आलसी व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसे देता है। 93 नंबर का प्रश्न है, प्रकृति किसका सम्मान करती है। 94 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कहा जा रहा है कि किस व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता। अगला प्रश्न है, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम क्या कहलाता है। और इस पर आधारित 96 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दिया गया है कि पुरुषार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए पुरुषार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पुरुष धन अर्थ होगा। देखिए बाकी के जो सभी विकल्प हैं वो गलत हैं। चौथे विकल्प में भी आपको पुरुष दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर नीचे मूर्धा स्व में हलंत लगा हुआ है, तो इस वजह से ये एक तरीके से स्वर रहित उच्चारण है। और जब अ इससे मिलेगा तो ये केवल पुरुष बनेगा। और यहाँ पर शाह है, तो शाह कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए इसके अंत में अ आ रहा है और इसके शुरुआत में अ आ रहा है, तो अ और अ मिलकर के आ बना हुआ है। ठीक है, और चौथे विकल्प में क्या है कि यहाँ पर आधा अ है, यानी कि स्वर रहित है, और जब अ मिलेगा तो केवल अ बनेगा, आ नहीं बनेगा। इस वजह से चौथा विकल्प गलत हो गया और ये दोनों तो होगा ही नहीं। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 97 नंबर प्रश्न की तरफ। पूछा गया है कि विपरीत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो विपरीत का विलोम हो जाएगा अनुकूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। बात करेंगे 98 नंबर प्रश्न की, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सामर्थ्य शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। तो सामर्थ्य में मूल शब्द समर्थ है और प्रत्यय य लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे इस पर आधारित अंतिम प्रश्न की। पूछा गया है कि ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। तो पूछा गया कि कौन सा ईश्वर का पर्यायवाची नहीं। तो देखिए, प्रभु ईश्वर का पर्यायवाची होता है तो हमारा उत्तर नहीं होगा। जगदीश भी होता है तो हमारा उत्तर नहीं होगा। विधाता भी होता है, लेकिन अगर बात करें विधान की तो ये ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, और इस वजह से यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। देखिए टोटल 9 प्रश्नों में से 4 प्रश्न बिना पैराग्राफ को पढ़े ही हमने सॉल्व कर दिया, तो आपका समय भी बचेगा। और कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन परीक्षा में समय की कमी की वजह से हम पैराग्राफ पूरा नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर डायरेक्टली प्रश्नों पर जाएंगे तो कम से कम 4 प्रश्न तो आपने सॉल्व कर दिया 9 में से। बाकी के 5 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ना ही होगा। तो चलिए अब हम लोग पैराग्राफ पर चलते हैं और जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। दिया गया है, परिश्रमी व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता। एक प्रश्न पूछा गया था कि पश्चाताप क्यों नहीं होता है। क्योंकि उसके मन में इतना संतोष तो अवश्य रहता है कि जिसमें जितनी सामर्थ्य थी उसका उतना प्रयत्न किया। फल देना या ना देना ईश्वर के अधीन है। मानव का कर्तव्य केवल कार्य करना है। इसके विपरीत आलसी व्यक्ति किसी कार्य की असफलता पर उसका दोष भाग्य को देते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था कि आलसी व्यक्ति असफल होने पर इसका दोष किसको देते हैं। तो उत्तर हो जाएगा अपने भाग्य को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है कि भाग्य क्या है। किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य का भाग्य भी परिश्रम से ही बनता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाता है कि उसके भाग्य में अमुक वस्तु नहीं है तो वह उसके लिए कुछ भी कार्य नहीं करेगा। कार्य करे, परिश्रम करे, परंतु वह उस वस्तु को प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। प्रकृति भी भाग्य के बल से नहीं, व्यक्ति के पुरुषार्थ से के बल से झुकती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था कि भाग्य जो प्रकृति है वो किसके बल से झुकती है। तो ये पुरुषार्थ के बल से झुकती है। आगे देखिए, भारतीय संस्कृति में कहा जाने वाला तप भी परिश्रम का ही पर्याय है। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछा गया था, परिश्रम क्या है। तो इसका मतलब तप है। ठीक है, आगे देखिए, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम ही तप है। इसी तप या श्रम के कारण नहुस इंद्रासन का अधिकारी बना। कालिदास महान कवि, मैडम क्यूरी और एडिसन महान वैज्ञानिक, और अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति। महान लेखकों, कवियों और वैज्ञानिकों आदि की सफलता का रहस्य भी उनका परिश्रम ही है। चलिए
अब जो 5 प्रश्न बचे हुए हैं उनका उत्तर हम लोग ढूंढ लेते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य का भाग कैसे बनता है? तो मनुष्य का भाग परिश्रम से बनता है। विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सही जवाब होगा। चलिए 92 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दिया गया है, आलसी व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसे देता है? तो अपने भाग्य को देता है आलसी व्यक्ति अपनी असफलता का दोष। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। चलिए बात करेंगे 93 नंबर प्रश्न की। दिया गया है, प्रकृति किसका सम्मान करती है? तो पुरुषार्थ के बल का सम्मान करती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रकृति किसका सम्मान करती है? पुरुषार्थ के बल का। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। चलिए 94 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दिया गया है कि किस व्यक्ति को असफल हो जाने पर पश्चाताप नहीं होता? तो परिश्रमी व्यक्ति को असफल होने पर पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि उसे ये लगता है कि परिश्रम करना हमारे हाथ में, फल देना या ना देना ये ईश्वर के हाथ में। ठीक है, तो हमें सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहिए, नहीं अपने परिश्रम पर फोकस करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पैराग्राफ के अनुसार। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया है, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम क्या है? तो अभी हमने देखा था कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम ही तप है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर टोटल 5 प्रश्नों को हमने देख लिया। बाकी के जो प्रश्न थे 96 नंबर का देखिए, जो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है। पुरुषार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर था, अभी हमने देख लिया है। बात करेंगे 97 नंबर प्रश्न का, विपरीत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विपरीत का विलोम हो जाएगा अनुकूल। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब था। 98 नंबर का प्रश्न हमने देख लिया पहले ही कि सामर्थ्य शब्द में मूल शब्द कौन सा है? तो समर्थ मूल शब्द है और यह प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 सही था। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, तो विधान ईश्वर का पर्यायवाची नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही था। तो ये सही तरीका है पूरे पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 100 से 105 तक एक अन्य कविता पर आधारित दिया गया था। पद्यांश आप समझ सकते हैं, काव्यांश समझ सकते हैं। इसके भी प्रश्नों को डायरेक्टली हम लोग देखेंगे और उसका उत्तर इस काव्यांश में ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले प्रश्नों पर ही चलते हैं। पहला दिया गया है, अमर किस पर मुग्ध है? अमर किस पर मुग्ध है? बात करेंगे 101 नंबर प्रश्न की। दिया गया है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, इस लोक का अमृत है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, धात्री शब्द का अर्थ है। और 103 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए। दिया गया है, किसकी नदियां सर्वत्र लहराने लगी? और इस पर आधारित अगला प्रश्न है, बल वीर्य में कौन सा समास है? तो देखिए ये भी एक ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कविता पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर समास पूछा गया था बल और वीर्य में। देखिए बल और वीर्य दोनों अपने आप में प्रधान है, मतलब कि दोनों शब्द प्रधान है और यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, क्योंकि प्रथम पद भी प्रधान है और उत्तर पद भी प्रधान है और बीच में योजक चिन्ह लगाया हुआ है, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि रात दिन, माता पिता आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ऑप्शन नंबर 1 द्वंद्व समास इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मही शब्द का अर्थ क्या है? तो मही शब्द का अर्थ आपसे पूछा गया है, तो मही का अर्थ होता है भूमि। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो टोटल 6 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों को हमने बिना कविता को पढ़े देख लिया है। यही फायदा होता है डायरेक्टली प्रश्नों पर जाने का। अब चलिए बाकी के 4 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें कविता पढ़नी होगी। जल्दी से कविता को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, जो अन्य धात्री के सदृश सबको पिलाती दुग्ध है। धात्री का अर्थ पूछा गया था, तो यहाँ पर देख लीजिए, जिस प्रकार से धात्री का मतलब क्या हो गया? पालने वाला। जैसे कि माता आपको पालती है, दुग्ध पिलाती है, तो ये धात्री का मतलब पालने वाला हो गया। ठीक है, जो अमृत इस लोक का, जिस पर अमर भी मुग्ध है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, अमर किस पर मुग्ध है? तो यहाँ पर दुग्ध की चर्चा की गई है, तो अमर दुग्ध पर मुग्ध है। ठीक है, और वे धनुएं प्रत्येक गृह में दूही जाने लगी। धनु मीन्स यहाँ पर धेनु मीन्स गाय हो जाएगा। ठीक है, यो शक्ति की नदियाँ यहाँ सर्वत्र लहराने लगी। किसकी नदियाँ? शक्ति की नदियाँ बात की गई हैं। ठीक है, धृत आदि के आधिक्य से बल वीर्य का सुविकास है। क्या आजकल का साक कहीं भी व्याधियों का वास है? उस समय गोवंश पलता, इस समय मरता वहीं। क्या एक हो सकता है कभी यह और वह भारत मही? चलिए बाकी के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, अमर किस पर मुग्ध है? तो अभी हमने देखा अमर दुग्ध पर मुग्ध है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 101 की, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दिया गया है, इस लोक का अमृत है। तो दूध की बात की गई थी, दूध इस लोक का अमृत है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा।
बात करेंगे प्रश्न संख्या 102 की धात्री शब्द का अर्थ क्या है। तो धात्री का अर्थ हो जाएगा पालन करने वाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, पालन करने वाली, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे 103 नंबर प्रश्न की, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है किसकी नदियां सर्वत्र लहराने लगी। तो वहां पर शक्ति की बात की गई थी कविता में, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इस पर आधारित अगला प्रश्न पूछा गया था, बलवीर में कौन सा समास है। तो अभी हमने देख लिया कि बलवीर में द्वंद्व समास था, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब था। ठीक है, और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न था इसके भी बारे में हमने पहले ही देख लिया था कि मही शब्द का अर्थ क्या है। तो मही का अर्थ होता है भूमि, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। तो देखिए दोस्तों, यही सही तरीका है, डायरेक्टली प्रश्नों पर जाइए और उसके बाद से पैराग्राफ को पढ़िए या फिर कविता को पढ़िए, आपका कम समय में उत्तर निकाल पाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों, उनकी बात और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी है। इस प्रकार के शिक्षा शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास और रुचियों को ध्यान में रख करके अधिगम की योजना बनानी चाहिए। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक केंद्र में होता है और उनकी रुचियों को ध्यान में रख करके ही अधिगम कराया जाता है और उसकी योजना बनाई जाती है। साथ ही साथ बच्चे के अनुभव को भी महत्व दिया जाता है, यानी बच्चे को भी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने विचारों को, अपने परिवेश में देखे गए सभी चीज़ों को जिससे उसे अनुभव प्राप्त हुआ है, वो अपना अनुभव विद्यालय में शेयर करता है, यानी सक्रिय रूप से भागीदारी दिखाता है स्कूल में। और ये बाल केंद्रित शिक्षा के सभी प्रॉपर्टी हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात पर विश्वास करता है। समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र कहने का मतलब कि जिसमें बच्चे उसके गुण दोष, किसी संप्रत्यय, किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जा रहा है तो उसके गुण दोष के बारे में चर्चा कर रहे हैं या फिर विचार विमर्श कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, समालोचनात्मक यानी गुण दोष पर बच्चा चर्चा कैसे करेगा, जब बच्चे को स्वतंत्र रूप से तर्क करने और अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका आप कक्षा में देंगे। और ये विकल्प कह रहा है कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिक्षक को सदैव कक्षा में निर्देशों में आगे रहना चाहिए, यानी ये बोला जा रहा है कि केवल टीचर इंस्ट्रक्शंस दे, कुछ कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है तो केवल उनको निर्देश देने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प निगेटिव है। बच्चे अपने ज्ञान की संरचना स्वयं करते हैं, और स्वयं कैसे करेंगे, जब बच्चा सक्रिय रूप से भागीदारी दिखाएगा, सक्रिय रूप से करके सीखेगा, अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से। और यहाँ पर यह विकल्प कह रहा है कि केवल टीचर ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, पहला विकल्प देखिए, बच्चे विद्यालय के बाहर कुछ भी सीखते हैं वह अप्रासंगिक है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि विद्यालय के बाहर जो अनौपचारिक तरीके से बच्चा अपने परिवेश में देखा हुआ है उसके अनुभव का कोई भी यूज नहीं है विद्यालय में, तो ये विकल्प निगेटिव है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों के अनुभव को कक्षा में तवज्जो दी जानी चाहिए, क्योंकि उसके अनुभव को ही आधार बना करके उसको आगे की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये कहना कि अप्रासंगिक है ये गलत है, बल्कि बिल्कुल प्रासंगिक होता है, रेफरेंस लिया जाता है उसके परिवेश से, तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, शिक्षार्थियों के अनुभव और दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। यहां पर देखिए, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र की बात की गई थी, यानी गुण दोषों पर विचार विमर्श करने की बात की गई थी। विचार विमर्श आप कैसे करेंगे, बच्चा अपने अनुभव से ही तो अपनी बातों को रखेगा, यानी कि उसका अनुभव इंपॉर्टेंट है, उसका दृष्टिकोण इंपॉर्टेंट है सक्रिय भागीदारी करने के लिए, क्योंकि समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र है जिसमें बच्चे किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में प्रश्न पूछेंगे, उसके गुण दोषों के बारे में चर्चा करेंगे, समूह चर्चा करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने, नया पाठ पढ़ाने से पहले एक तरीके से इंटरटेनमेंट कराया जा रहा है बच्चों का, तो ये क्या इसका उद्देश्य है आपसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों का ध्यान हटाना। अगर विद्यार्थियों का ध्यान हटाना होता तो इस प्रकार की कोई भी गतिविधि टीचर के द्वारा नहीं कराया जाता, ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। बच्चे बिल्कुल फोकस्ड हो जाएं कक्षा में, जो कुछ भी टीचर के द्वारा गतिविधि कराई जा रही है उसमें बच्चे रुचि लेने लगे, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। क्यों, क्योंकि आपने रुचि का सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसके माध्यम से बच्चे जिस भी कार्य में रुचि लेते हैं उसका अधिगम उतना ही अर्थपूर्ण होगा। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चे कक्षा में इंटरेस्ट लेंगे तो उनके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए ही पहले ये मनोरंजन जैसी गतिविधियां कराई गई होंगी, तो पहला विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, पाठ आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में करना। अनुशासन में करने के लिए बच्चों को मनोरंजन वाली गतिविधि थोड़ी कराई, केवल यही माध्यम थोड़ी है, दूसरे माध्यम से भी अनुशासन में लाया जा सकता था। तो केवल ये अनुशासन के लिए नहीं है बल्कि बच्चों के इंटरेस्ट को जगाने के लिए, बच्चों की उत्सुकता को जगाने के लिए, बच्चों के उत्साह को बढ़ाने के लिए कि अब आगे क्या होगा, नया कॉन्सेप्ट क्या आने वाला है, सर क्या पढ़ाने वाले हैं। ये इस प्रकार का पॉजिटिव थिंकिंग और उत्साह बच्चों में भरना उसका प्रमुख उद्देश्य था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा।
तीसरा देखिए, कार्यभार को कम करना, मतलब कि टीचर के कार्यभार को कम करने की बात की जा रही है। आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें टीचर पर बात ही नहीं करनी है। टीचर का काम आसान है, टीचर का काम कठिन है, टीचर का कार्यभार बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का कोई भी विकल्प आपको दिखे जिसमें टीचर की बात की जा रही हो, वो हमेशा ही गलत होगा, क्योंकि यहां पर मैं बता दूं कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ बच्चों की बात होगी, ना कि टीचर की। तो ये विकल्प गलत हो गया। चौथा देखिए, विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना। ये बात बिल्कुल सही है। प्रोत्साहन का मतलब कि बच्चों को एक तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है शिक्षा के लिए, और उत्साह भरा जा रहा है, रुचि लाई जा रही है उसमें, ताकि बच्चा इंटरेक्टिव हो पाए कक्षा में, और एक तरीके से रुचि के अंतर्गत, वो इंटरनल मोटिवेशन के अंतर्गत वो चीज़ों को सीखने के लिए तत्पर हो पाए। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार सीखते हैं जिस तरह से अन्य कौशल सीखते हैं। यह किस विचारक के सिद्धांत की ओर संकेत करता है? ध्यान से समझिएगा। अनुभव की बात की जा रही है, अपने अनुभव के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, यानी कि एक ही चीज़ को बार बार करने से, अभ्यास के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पर पियाजे और वाइगोस्की की बात करें तो ये संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थक थे। इनका मानना ये था कि बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की रचना करते हैं, अन्वेषण के माध्यम से और खोज के माध्यम से, ठीक है। लेकिन अगर बात करें बार बार प्रयास करने की, तो ये स्किनर का शब्द था, बार बार प्रयास करके चीज़ों को सीखना, अनुभव करना, ठीक है। तो ये स्किनर की तरफ संकेत करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। और नॉम चॉम्स्की ये मानते थे भाषा के संदर्भ में कि बच्चे जन्मजात एक तरीके से लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं, जिसके माध्यम से वो भाषा को अर्जित कर लेते हैं, और वहीं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उनको दूसरी भाषा सीखने में भी मदद करता है। तो नॉम चॉम्स्की भी इसका उत्तर नहीं होगा, पियाजे और वाइगोस्की भी नहीं होगा। लेकिन बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, तो स्किनर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? ध्यान से समझिएगा। रचनावाद के जो सबसे बड़े समर्थक थे लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे, उनका मानना यह था कि बच्चे अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से, लेव वाइगोस्की का शब्द है, बच्चे अपने ज्ञान की रचना करते हैं। इसी को ध्यान में रख करके हमें उत्तर देना है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है किसी भी तरह अंतःक्रिया नहीं करते, यानी इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं बच्चे। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे नहीं सीख पाएंगे, और नहीं सीख रहे हैं यानी रचनावादी कक्षा नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, केवल शिक्षक के साथ ही अंतःक्रिया करते हैं। यहां पर अंतःक्रिया तो है, बच्चे इंटरेक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन केवल शिक्षक के साथ। तो केवल अगर वर्ड आ गया तो आपको सोचना ही नहीं है, ये विकल्प निगेटिव ही होगा, क्योंकि संकुचित कर देता है केवल विकल्प को। तो ये आपका उत्तर नहीं होगा, ठीक है। यहां पर क्यों नहीं होगा इसको समझ लीजिए। देखिए, शिक्षक आपके साथ कब तक रहेगा? विद्यालय में, जब विद्यालय चलेगा। और बच्चे अनौपचारिक तरीके से अपने परिवेश से भी सीखते हैं, यानी परिवेश में कौन है? माता पिता, समाज के लोग हैं। तो केवल शिक्षक इंपॉर्टेंट नहीं है, अनौपचारिक तरीके से एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी अनौपचारिक चीज़ों के तरफ भी इशारा किया जा रहा है। यानी कि जो हमारे समाज के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, जैसे माता पिता हो गया, समाज के लोग, उनसे भी अंतःक्रिया करके बच्चे सीख सकते हैं। और ये विकल्प कह रहा है केवल टीचर से सीखते हैं अंतःक्रिया के माध्यम से, इस वजह से निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अपनी कॉपियों में सभी विकल्प लिखते हैं। अब कॉपी में लिखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप ब्लैक बोर्ड से देख करके लिख रहे हैं। तो ये आपके ज्ञान की रचना नहीं है। ज्ञान की रचना आप स्वयं करेंगे, अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, मतलब अपनी कॉन्सेप्ट खुद बिल्ड कर रहे होंगे। और यहाँ पर क्या है कि ब्लैक बोर्ड से देख करके सिर्फ उतारने की बात की जा रही है, यानी ये सिर्फ नकल मात्र है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये भी विकल्प गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, समूह में अंतःक्रिया करते हैं और कक्षा में आवाज़ें करते हैं। ये विकल्प सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। कक्षा में आवाज़ करने का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि शोरगुल है। कक्षा में आवाज करने का मतलब यह है, देखिए, अगर कक्षा बिल्कुल शांत है तो उसे रचनावादी कक्षा नहीं माना जा सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे तो कक्षा में शोरगुल तो होगा ही होगा। आप पहले का ये कॉन्सेप्ट था, जब बहुत आपके पिताजी, आपके माताजी जब पढ़ाई कर रहे होंगे, उस समय ये माना जाता था कि कक्षा में बिल्कुल शांत है, यानी कि कक्षा में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही होगी। लेकिन आज रचनावाद के समर्थन के तौर पर एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये मानते हैं कि कक्षा में इंटरेक्टिव क्लास होना चाहिए। कक्षा बिल्कुल एक दूसरे से अंतःक्रिया के माध्यम से चलनी चाहिए, और अंतःक्रिया होगा तो जाहिर सी बात है शोरगुल होगा ही होगा। यानी कि यहां पर देखिए, अंतःक्रिया आ गया, यानी लेव वाइगोस्की के अनुसार ये रचनावाद है, क्योंकि बच्चे अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता? ध्यान से समझिएगा, कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता, निगेटिव सेंस में आपसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है अधिक से अधिक अवसर देना। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, बच्चे को जितना इंटरेक्शन करने का मौका देंगे उतना ही बच्चे की भाषा पर पकड़ होगी। तो ये तो भाषा शिक्षण से संबंधित है, उसके सिद्धांत से संबंधित है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि कौन सा उसके सिद्धांत
से संबंधित नहीं है, ये आपसे पूछा गया था, निगेटिव सेंस में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव था। तीसरा देखिए, एकीकृत तरीके से शिक्षण करना, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे? देखिए, भाषा के कुल 2 कौशल होते हैं, पहला रिसेप्टिव और दूसरा प्रोडक्टिव। अब इस 2 कौशल को फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया। रिसेप्टिव में आपका सुनना और पढ़ना है, और प्रोडक्टिव में आपका बोलना और लिखना है। तो यहाँ पर सभी जितने भी कौशल हैं, मतलब कि 2 तो कौशल हो गए और प्रत्येक के 2-2 उप कौशल है, यानी कि 4 जो टोटल एक तरीके से कौशल है, इनको एकीकृत तरीके से पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को पहले केवल सुनना बताया जा रहा है, बाद में पढ़ना बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल पहले लिखना बताया जा रहा है और बाद में उसको बोलना बताया जाएगा। सभी क्रियाएं एक साथ चल रही होती हैं, सभी भाषा के जितने भी कौशल हैं सब पर एक साथ काम किया जा रहा होता है, यानी कि एकीकृत करके शिक्षण किया जाता है। तो ये विकल्प भी बिल्कुल पॉजिटिव है, और चूंकि पॉजिटिव है इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। पहला विकल्प देखिए, चयन और श्रेणियों में बांटना, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे? देखिए, भाषा शिक्षण की बात की जा रही है। अब भाषा शिक्षण में आप कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, पहले आप उसका चयन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज बच्चे को किसी ऐसे टॉपिक के बारे में, ग्रामर के रूल के बारे में बताना है जो कि भाषा से संबंधित है, जैसे नाउन प्रोनाउन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताना है। तो सबसे पहले आप उसका चयन तो करेंगे कि आखिर कौन सा कॉन्सेप्ट बताया जाए, और साथ ही साथ उसको श्रेणियों में बांटने की बात की जा रही है। श्रेणी में बांटने का मतलब कि पार्ट ऑफ स्पीच में कई पार्ट्स हैं और उनको श्रेणीबद्ध किया जाता है कि सबसे पहले बच्चे को कौन समझाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है, तो कहानी के जो पात्र हैं, यानी किसी का भी नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, तो वो नाउन होगा। तो सबसे पहले हम इसको श्रेणियों में बांटते हैं कि सरल से आसान की तरफ इसको हम लोग कैसे ले जा सकते हैं। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में लिया जा सकता है। इस वजह से ये पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना। अब यहां पर देख लीजिए, पठन कौशल पर केवल बल देने की बात की जा रही है। भाषा शिक्षण में टोटल 4 कौशल होते हैं, पठन, पढ़ना, सुनना, बोलना और लिखना। तो केवल पठन कौशल पर बल देने की बात की जा रही है, यानी ये संकुचित हो गया। भाषा कौशल में, भाषा शिक्षण में 4 कौशल की बात होनी चाहिए, केवल एक कौशल पर फोकस नहीं कर सकते। ये विकल्प निगेटिव है और इस वजह से ये हमारा उत्तर होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें, इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त है। तो एक दूसरे से बच्चे एक तरीके से सबको साथ लेकर के चले, सबको स्वीकृत करें, इस प्रकार का भाव कैसे जनरेट होगा? जब कक्षा में समावेशी कॉन्सेप्ट को लाया जाएगा। समावेशी मतलब कि बच्चा किसी भी शारीरिक अक्षमता से क्यों ना जूझ रहा हो, जैसे कि दृष्टि बाधित हो गया, श्रवण बाधित हो गया, या फिर किसी अपंगता से, और इसके साथ ही साथ कोई भी अधिगम विकार क्यों ना हो, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया। इसके अलावा बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है या फिर बहुत ज़्यादा कमजोर है या फिर सामान्य बालक है, सबको एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे पढ़ाए जाने का कॉन्सेप्ट ही समावेशी कक्षा है। तो इसी के माध्यम से सबको स्वीकृति का भाव सिखाया जा सकता है, क्योंकि बच्चे जब सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे तो जाहिर सी बात है सबके प्रति संवेदनशील बनेंगे और इस वजह से वो सबको स्वीकृत करेंगे और उनमें ये भाव जनरेट होगा। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया, चयनित अभ्यर्थियों वाली विशिष्ट कक्षा। अब ये कहा जा रहा है कि किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट के साथ विशिष्ट शिक्षा की बात की जा रही है, तो ये तो निगेटिव हो गया ना, क्योंकि सेलेक्ट करना ही नहीं है। चाहे कोई भी बच्चा आए, किसी भी अक्षमता से क्यों ना जूझ रहा हो, कोई भी विकलांगता क्यों ना हो, सबको एक साथ लेकर के चलना है। ये चयन करने की बात कर रहा है, यानी अलगाव करने की बात कर रहा है। हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विविधता वाले शिक्षार्थियों की विशिष्ट कक्षा, यहां पर भी अलग करने की बात कर रहा है, विशिष्ट कक्षा की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ये भी निगेटिव था, उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, चयनित अभ्यर्थियों वाली समावेशी कक्षा, ये भी निगेटिव है। आपको समावेशी जरूर दिख रहा होगा, फिर भी ये निगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहां पर सिलेक्शन करने की बात की जा रही है कि केवल कुछ चयनित अभ्यर्थियों की समावेशी कक्षा की बात की जा रही है, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, देखिए ऑप्शन नंबर 1, विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा। यहां पर देखिए समावेशी कक्षा भी पॉजिटिव है और विविधता की बात की जा रही है। विविधता का मतलब कि सभी बालक एक दूसरे से अलग हैं। कोई शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा है, कोई अधिगम विकार से जूझ रहा है, कोई बहुत प्रतिभाशाली है, कोई बहुत कमजोर है, कोई सामान्य है, तो ये विविधता है। और विविध बालकों की समावेशी कक्षा यानी सबको एक साथ लेकर के चलना, सबको एक ही कक्षा में पढ़ाना, सबको सामान्य मानते हुए पढ़ाना, तो ये विकल्प सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है और इसी के माध्यम से बच्चे एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनेंगे और एक दूसरे को स्वीकार करने की भावना उनमें जनरेट होगी। ऑप्शन नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया है उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। सबसे पहले कक्षा में कोई कॉन्सेप्ट बताया गया बच्चे को, अगर उस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, जिसके अंतर्गत समस्या की पहचान की जाती है और समस्या की पहचान हो जाने के बाद से उसको समस्या को दूर करने के लिए फिर से हम लोग रेमेडियल टीचिंग करते हैं,
जिसे हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है, यानी कि समस्या को दूर करने के लिए फिर से कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि अप्रभावकारी आदतों को हटाना। अप्रभावकारी आदत मतलब कि किसी कॉन्सेप्ट को आपने सीखा, अब आपके मन में उस कॉन्सेप्ट को लेकर के अलग अलग तरीके से मिस कॉन्सेप्ट बन गया जो कि प्रभावी नहीं है, तो उन मिस कॉन्सेप्ट को हटाने की बात की जा रही है। तो ये तो बात बिल्कुल सही ना। जैसे कि ऐसे समझिए, मैंने आपको न्यूटन का नियम बताया। अब न्यूटन के नियम को आपने गलत तरीके से दूसरा कुछ अपने मन में भ्रांति बना लिया, भ्रम की स्थिति की वजह से। इस वजह से अब मैं रेमेडियल टीचिंग जब आपको करूंगा तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा, और वो जो मिस कॉन्सेप्ट आपने बना लिया था वो मिस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसे ही बोला जा रहा है कि अप्रभावकारी आदतों को हटाना। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया था। दूसरा देखिए, उन भाषा तथ्यों को दोबारा पढ़ाना जो उन्होंने सही तरीके से नहीं सीखे। यही तो होता है रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण, कि जिस कॉन्सेप्ट को बच्चा पढ़ाने के बावजूद भी नहीं सीख पाया, उसको रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से फिर से उपचारात्मक शिक्षण देकर के उसको कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है। यही तो विकल्प भी कह रहा है, यानी ये भी पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, उद्दीपन उपागमों के साथ शिक्षार्थियों में अधिगम के लिए रुचि जागृत करना। अब उद्दीपन उपागम क्या हो गया, यानी कि कोई भी स्टिमुलस की बात की जा रही है जिसके माध्यम से बच्चे रुचि ले शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। तो ये विकल्प भी पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, शिक्षार्थियों को अच्छी तरीके से रटाना। तो ये रटना, याद करना, स्मरण करना, ये जहां भी आपको दिख जाए वो हमेशा निगेटिव सेंस में होता है। एनसीएफ 2005 इन सभी शब्दों को निषेध करता है। यानी कि आज हम लोग रचनावाद की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 दोनों रचनावाद का समर्थन करता है, जिसके माध्यम से बच्चे अन्वेषण के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं, ना कि रट कर करते हैं। तो जहां भी रटना, याद करना जैसे शब्द आपको दिखे वो हमेशा निगेटिव सेंस में होता है। चूंकि निगेटिव सेंस में ही हमसे प्रश्न पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त उपागम होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर लैंग्वेज की बात की जा रही है, भाषा कक्षा की बात की जा रही है। तो भाषा कक्षा में ये ज़्यादा जरूरी है कि बच्चे को भाषा सिखाना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, संरचनात्मक और संप्रेषणात्मक दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि भाषा में संप्रेषण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। संरचनात्मक जो है ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों अंतर्गत आएगा? संरचनात्मक का मतलब क्या होता है कि अपने ज्ञान की रचना स्वयं करना। और ज्ञान की रचना कैसे होगी? आप अगर अब जैसे भाषा की कक्षा है तो उसमें खोज क्या करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे? कोई प्रैक्टिकली प्रयोग थोड़ी कर पाएंगे। यानी कि संप्रेषण करने के माध्यम से ही आप अपने ज्ञान की रचना कर रहे हैं। जितना आप ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे उतना ही आप में शब्दावलियों के बारे में जानकारी होगी, क्योंकि दूसरे लोगों से जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो उनके द्वारा जो नए नए शब्द बोले जाते हैं उनका उस कॉन्टेक्स्ट में क्या अर्थ है आप निकाल पाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? आप इसी प्रकार से तो भाषा में अपने ज्ञान की रचना कर रहे होंगे। यानी कि संरचनात्मक उपागम जो है वो संप्रेषणात्मक उपागम में पहले से इंक्लूडेड है। इस वजह से अब यहां पर जो संरचनात्मक उपागम है वो निगेटिव हो जाएगा संकुचित होने की वजह से, और संप्रेषणात्मक उपागम सबसे ज्यादा यहां पर पॉजिटिव, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रख करके शिक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। कहा जा रहा है कि सभी बच्चों को ध्यान में रख करके शिक्षण करना चाहते हैं। सभी बच्चों की बात की जा रही है, यानी आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं। समावेशी कक्षा में विविध अक्षमता से जूझ रहे बालक और साथ ही साथ विभिन्न अधिगम विकार से जूझ रहे बालक आ रहे होंगे। यानी कि समावेशी कक्षा को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है कि बच्चों को अपनी प्रतिभा और अधिगम शैली को प्रदर्शित करने के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों में भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। यानी कि एज ए टीचर आप उसको सिर्फ सलाह दे रहे हैं कि आप पाठ्य सहगामी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करिए। तो ये कहीं से भी एक तरीके से समावेशी कक्षा का एक तरीके से समर्थन नहीं है, क्योंकि पाठ्य सामग्री पाठ्य सहगामी गतिविधियों के साथ साथ बच्चे को औपचारिक तरीके से विद्यालय में भी पढ़ाना है। तो वो विकल्प वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा जिसमें ब्रॉड सेंस में बातें लिखी गई हों, यानी कि सबकी विविधताओं को ध्यान में रख करके सबको साथ लेकर के चलने की बात की जा रही हो। तो ये केवल पाठ्य सहगामी गतिविधि तक सीमित है, औपचारिक तरीके से विद्यालय में सीखने से संबंधित नहीं था। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए थोड़ा संकुचित है ना कि केवल गतिविधियों तक आपको सीमित रखा जा रहा है। जो कक्षा में पढ़ाया जाना है उस पर फोकस ही नहीं कर रहा है, केवल पाठ्य सहगामी गतिविधियों की बात कर रहा है। इस वजह से ये संकुचित हो गया। दूसरा देखिए, योगात्मक आकलन परीक्षा में बैठने से पहले सभी पाठों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहना चाहिए। ये बात बिल्कुल निगेटिव है। देखिए, योगात्मक आकलन जहां भी आ जाए वो विकल्प को निगेटिव कर देता है। क्यों? क्योंकि
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करता है, और जो योगात्मक आकलन है वो एक तरीके से आपका सत्र के अंत में जो वार्षिक परीक्षा होती है उसकी बात करता है। तो योगात्मक आकलन बहुत संकुचित है। अब आज के डेट में क्या होता है कि बच्चे कक्षा में जो कुछ भी गतिविधि कर रहे हैं उसी गतिविधि के दौरान उसका मूल्यांकन हो रहा होता है कि बच्चा कितना सीख रहा है या फिर सीखने में कहाँ पर कमी है, कहाँ पर गैप है। तो ये सभी रचनात्मक आकलन होना चाहिए, ना कि योगात्मक आकलन होना चाहिए। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। कैसे? योगात्मक आकलन की वजह से। चलिए बात करेंगे तीसरे विकल्प की। कहा जा रहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से सीख लिया है, विद्यार्थियों की जल्दी जल्दी परीक्षा लेनी चाहिए। यह भी विकल्प निगेटिव है। देखिए, परीक्षा लेना या फिर मूल्यांकन करना सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है ताकि बच्चे ने कॉन्सेप्ट को सीखा है या फिर कहाँ पर उसकी समस्या आ रही है। तो ऐसा थोड़ी है कि आप रोज रोज परीक्षा लेंगे। एक कॉन्सेप्ट बताने के बाद से, एक पूरा कॉन्सेप्ट, एक पूरा चैप्टर बताने के बाद से ही तो आप परीक्षा लेंगे। तो ये कहना कि बार बार परीक्षा लिया जाना चाहिए, ये भी निगेटिव है। ऐसा नहीं है कि सतत मूल्यांकन करने का मतलब कि सब कुछ छोड़ दीजिए और बार बार केवल मूल्यांकन ही कराते रहिए। तो ये भी निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि मूल्यांकन यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं था। सभी को साथ लेकर के चलना है, समावेशी कक्षा इंपॉर्टेंट था। तो इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढना है, और ये केवल मूल्यांकन पर फोकस कर रहा है। तो इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। यह विकल्प सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। कैसे? विद्यार्थियों की विविधता, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कोई शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा होगा, कोई बहुत प्रतिभाशाली होगा, कोई अधिगम विकार से जूझ रहा होगा, तो यह विविधता हो गई। यानी प्रत्येक बालक एक दूसरे से अलग है, ठीक है। और इनको संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जो कोई दृष्टिबाधित है, जो देख नहीं सकता, उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता होगी, और जो सुन नहीं सकता लेकिन देख सकता है तो उसके लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर विजुअल क्लिप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही साथ उनके लिए टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि अपने भाव भंगिमा, अपने हाथ पैरों के इशारे के माध्यम से बच्चे को समझाया जा सकता है किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, चाहे बच्चा सुन ही क्यों ना पा रहा हो, क्योंकि वो बोलेंगे तो आप तो सुनेगा नहीं, लेकिन जो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जो अपने हाथों से, पैरों से, अपने शरीर के गतिविधि के माध्यम से चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे, उसके माध्यम से बच्चा समझ सकता है। तो ये क्या है? विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि सभी बच्चों को कक्षा में चीजें समझ में आए। तो ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि समावेशी कक्षा के कॉन्सेप्ट को इसमें बताया गया है। सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलने की बात की जा रही है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है? ध्यान से समझिएगा, भाषा कक्षा की बात की जा रही है। तो केवल भाषा ही नहीं, बल्कि सभी कक्षा में जिसमें बच्चा रुचि ले रहा हो, उसको रुचि को ध्यान में रख करके ही विषय वस्तु पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है शुद्ध उच्चारण पर बल देना। अब देखिए, बच्चे को भाषा के लिए ये तो जरूरी है कि शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, लेकिन क्या केवल शुद्ध उच्चारण ही मेन है? तो ये थोड़ा संकुचित है। केवल शुद्ध उच्चारण इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे को पूरी भाषा सिखानी है। तो उसके लिए ऐसा थोड़ी कि बच्चे को बिल्कुल उच्चारण पर ही फोकस किया जाए, कम्युनिकेशन स्किल पर फोकस ना किया जाए, या फिर पढ़ने पर फोकस ना किया जाए, या फिर सुनने पर फोकस ना किया जाए। भाषा के 4 कौशल जो हैं, चारों पर फोकस करना चाहिए। और उच्चारण करने का मतलब कि केवल उसके बोलने पर फोकस किया जा रहा है। तो ये संकुचित है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, पाठ्य पुस्तक सामग्री को सस्वर पढ़ना। अब यहां पर देखिए, पढ़ने का मतलब कि सिर्फ पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करने की बात की जा रही है। बाकी के 3 कौशल जो हैं वो छूट रहे हैं, इस वजह से ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा, संकुचित है। तीसरा देखिए, शुद्ध उच्चारण और भावों के साथ पढ़ने पर बल देना, यानी कि उच्चारण तो है और पढ़ने पर भी फोकस किया जा रहा है। यानी बच्चा पढ़ करके अर्थ भी ग्रहण कर रहा है और शुद्ध उच्चारण भी कर रहा है, यानी बोल भी रहा है। यानी 2 यहां पर कौशल आ गया, लेकिन बाकी के जो 2 कौशल है उसकी बात नहीं किया जा रहा है, इस वजह से ये निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर। अब देखिए, जिसमें बच्चा रुचि ले रहा हो उस पर चर्चा करने और विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना, यह बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे? बच्चे के रुचि के कॉन्सेप्ट पर, रुचि के संप्रत्यय पर अगर चर्चा किया जाएगा तो जाहिर सी बात है, चर्चा आप अकेले तो करेंगे नहीं, बच्चा किसी से इंटरेक्शन कर रहा होगा, या तो टीचर से या तो अपने सहपाठी से। तो जब बच्चा इंटरेक्शन करता है किसी से, तो सबसे पहले उसकी बातों को सुनता है। सुनने की वजह से उसमें श्रवण कौशल विकसित हुआ। उसके बाद से सुन करके वो चीज़ों को रिएक्ट करता है, यानी बोलता है, यानी उससे उसमें वाचन कौशल का विकास हुआ। इसके बाद से कई बार क्या होता है कि हम लोग रिटन में भी किसी चीज़ पर चर्चा कर रहे होते हैं, जैसे कि आप लोग ऑफिस में देख रहे होंगे, या फिर जहाँ पर कम्युनिकेशन की बात आती है वहाँ रिटन कम्युनिकेशन भी होता है। तो रिटन
रिटन कम्युनिकेशन के माध्यम से क्या हो सकता है कि बच्चे पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ लिख करके जब जवाब देंगे तो उसमें पढ़ने और लिखने का भी कौशल विकसित होगा। तो ये जो है कि चर्चा करना जिसमें आपका वर्बल और नॉन वर्बल के साथ साथ जो रिटन होता है वो भी आएगा, ठीक है। तो ये वाला चौथा वाला जो विकल्प है ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, और इसके माध्यम से जब आप एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं तो जो वोकैबुलरी होती है, नए नए शब्दों के बारे में आप जानते हैं। कैसे? क्योंकि अगला बच्चा जो है, अगला हो सकता है कि टीचर आपसे इंटरेक्ट कर रहा हो तो कुछ नए शब्द आपसे ज़्यादा जान रहा हो, और उन नए शब्दों को जब आप सुनेंगे कम्युनिकेशन के दौरान तो जाहिर सी बात है आप में शब्द संपदा फोकस हो सकता है, यानी उस पर फोकस किया जा सकता है। ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षार्थियों को सीखने और विषय पर महारत प्राप्त करने के प्रेरित किया जा सकता है बशर्ते। मतलब कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो ये बताता है कि शिक्षार्थी को सीखने और किसी पर्टिकुलर विषय में महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया कि वे जानते हैं कि परीक्षार्थियों के विषय वस्तु के प्रति उनकी समझ के लिए उनकी परीक्षा ली जाएगी। तो केवल परीक्षा के डर से ये संभव नहीं है, क्योंकि बच्चे जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर कोई इनाम पा रहे हैं या फिर प्रत्यक्ष तौर पर कोई पुनर्बलन पा रहे हैं, वो विकल्प ज़्यादा पॉजिटिव है। क्योंकि केवल परीक्षा के लिए डर से, तो कक्षा में मान लीजिए 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे अगर केवल परीक्षा के डर से पढ़ते तो कोई फेल ही नहीं होता, लेकिन बच्चे फिर भी फेल हो जाते हैं। तो यानी कि ये परीक्षा का डर जो है वो उतना काम नहीं करेगा निगेटिव सेंस में, ठीक है। अगला विकल्प दिया गया है, उन्हें विश्वास हो कि जो काम वे कर रहे हैं वह रोचक है और उनके स्वयं के और शिक्षक के जीवन से संबंधित है। तो यहाँ पर ये आपको लग रहा होगा कि ये विकल्प पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ ये विकल्प निगेटिव है। कैसे? यहाँ पर रोचक कहना तो बात सही है कि रोचक होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उनके स्वयं के जीवन से और टीचर के जीवन से संबंधित है तो इसका कोई खास रोल नहीं है। क्यों नहीं रोल है? क्योंकि यहाँ पर एज ए टीचर आप जान रहे हैं कि बच्चे के परिवेश से, बच्चे के जीवन से जोड़ करके हमें बताना है, लेकिन बच्चे के लिए ये इंपॉर्टेंट थोड़ी है कि बच्चे को जीवन से जोड़ करके देखना है या फिर कैसे देखना है। तो ये विकल्प निगेटिव है। यहाँ पर देख लीजिए, चारों विकल्प आपको ऐसा लगेगा कि चारों सही है, लेकिन उनमें से अप्रोप्रिएट ही आपको चुनना होगा, क्योंकि चारों विकल्प सही होते हुए भी कौन सा सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेबल होगा वही हमारा उत्तर होता है। तो ये ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही निगेटिव है, बावजूद इसके ये थोड़ा संकुचित है, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, वे इस बात को महसूस करते हैं कि एक तरह के कार्य में वो अपने सहपाठी से बेहतर निष्पादित कर सकते हैं। तो अगर सभी बच्चे इस प्रकार से सोचते हैं कि अपने सहपाठी से वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और इसके लिए वो सीख रहे होते हैं, तो कोई बच्चा एक तरीके से फेल ही नहीं होता। तो यहाँ पर ये सभी बच्चों में इस प्रकार की भावना नहीं हो सकती, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पुनर्बलन। कई बार क्या होता है कि आप अपने घर में छोटे बच्चे जो होते हैं उनको आप बोल करके देखिएगा कि बाबू एक गिलास पानी ला दो, तो वो नहीं लाएगा, और जैसे ही आप बोलेंगे कि एक गिलास पानी ला दो, मैं आपको एक टॉफ़ी दूंगा, तो वो तुरंत लाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पुनर्बलन मिला, टॉफ़ी। जैसे ही उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन मिला कि टॉफ़ी मुझे मिलेगा पानी लाने की वजह से, तो वो प्रेरित होगा पानी लाने के लिए और आपको एक गिलास पानी ला करके दे देगा। और अगली बार जब भी आप काम कहेंगे कोई दूसरा करने के लिए, तो वो फिर से कहेगा कि एक टॉफ़ी दीजिए, 2 टॉफ़ी दीजिए, तब मैं आपको काम करूंगा। यानी कि वो काम क्यों कर रहा है? उसे लालच है उस पुनर्बलन की, उस सकारात्मक पुनर्बलन, उस इनाम की, उस एक तरीके से मोटिवेशन की। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को प्रत्यक्ष तौर पर दिख रहा है कि हाँ मुझे कुछ मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है। अब ये देखिए, सकारात्मक पुनर्बलन में बहुत चीज़ें हो सकती है, या तो कोई इनाम हो सकता है, या तो कोई टॉफ़ी हो सकता है, या तो बच्चे को कक्षा में शाबाशी दी जा सकती है। ये सब कुछ पुनर्बलन में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती? निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन करके दिखाना। जब बच्चे को यहाँ पर कोई भाषण देना है तो एज ए टीचर आप सभी शब्दों का शुद्ध उच्चारण करके बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको उच्चारण करना है, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, उसको हेल्प करेगा। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है। दूसरा देखिए, जिह्वा और होठों की सही स्थिति का अभ्यास कराना। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिह्वा और होठों की मदद से ही हमारे वर्ण जो है हमारे मुख से बाहर निकलते हैं, ठीक है, उच्चारित होते हैं। तो इनका एक तरीके से सही स्थिति पर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जिनकी जिह्वा सही से वर्क नहीं करती है उनके जो शब्द होते हैं वो लटपटा करके निकलते हैं या फिर तुतलाने लगते हैं। तो ठीक है, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। ये सही शब्दों का उच्चारण करने में और अच्छा भाषण देने में मदद करेगा। ये पॉजिटिव सेंस में था, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए,
शिक्षार्थियों को 1 मिनट के लिए बोलने का अवसर देना ताकि आप उनकी त्रुटियों का निदान कर सके। ये भी बात बिल्कुल सही है। निदान करने का मतलब कि उनकी समस्याओं के बारे में जान सके, और जब आप समस्याओं के बारे में जानेंगे तभी तो उसको दूर करेंगे। तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर उपलब्ध कराना। अब देखिए, बच्चे को भाषण देना है, किसी टॉपिक पर दिया जाना हो सकता है, तो उसके वास्तविक स्थिति पर बोलने के अवसर उपलब्ध कराने से कोई खास मतलब नहीं होगा उसको। क्यों? क्योंकि जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर उसको बोलना है, अब देखिए, मान लीजिए बच्चे को आप बोलने लगे, जैसे एक मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ, आप अपने घर में बच्चे से पूछ रहे होंगे, कोई भी बच्चे से, कि आज आपने विद्यालय में क्या सीखा, तो वो वहाँ पर कंफर्टेबल है, जो चीज़ उसने देखा है, जो चीज़ किया है, वो आपको आकर के घर पर बता देगा। लेकिन जब भी बच्चे को बोला जाएगा कक्षा में कि आप आकर के 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर आप कुछ बोलिए, तो बच्चा बोलने में हिचकिचाने लगेगा। क्यों हिचकिचाने लगता है? क्योंकि दैनिक जीवन से जोड़ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। दैनिक जीवन से जोड़ करके बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल डेवलप की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर बात की गई थी अच्छे भाषण की, तो उस टॉपिक के बारे में बच्चे का जानना इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक के बारे में बच्चे को बोलना इंपॉर्टेंट है। तो ये विकल्प निगेटिव था, और चूंकि निगेटिव सेंस में ही हमसे पूछा गया है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा कौशलों के उपकौशल हैं। तो देखिए, अगर भाषा कौशल की संख्या पूछे तो भाषा के कुल 4 कौशल होते हैं, लेकिन अगर उपकौशल पूछे तो भाषा के उपकौशल की संख्या 2 होती है। कैसे? देखिए, उपकौशल में 2 आपका कौन कौन सा होगा? पहला होगा ग्रहणात्मक कौशल और दूसरा होगा अभिव्यक्तात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल को अंग्रेजी में रिसेप्टिव स्किल बोला जाता है, और अभिव्यक्तात्मक कौशल को प्रोडक्टिव स्किल बोला जाता है। जैसे कि सुनिए, देखिए, भाषा के टोटल 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी कि वो कौशल, वो स्किल जिसके माध्यम से आप भाषा को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो होगा अभिव्यक्तात्मक कौशल। अपने आप को अब आप अभिव्यक्त कैसे करते हैं, भाषा को प्रोड्यूस कैसे करते हैं? या तो बोल करके यानी मौखिक अभिव्यक्ति, या फिर लिख करके यानी लिखित अभिव्यक्ति। तो जिस भी माध्यम से आप अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो जाएगा आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल यानी कि प्रोडक्टिव स्किल। और वो स्किल जिसके माध्यम से आप ग्रहण करते हैं भाषा को, आप ग्रहण कैसे करेंगे? कोई बोल रहा होगा तो हो सकता है आप सुने, और हो सकता है कि कोई लिखा होगा तो उसको आप पढ़ें। तो इसी माध्यम से आप चीज़ों को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये ग्रहणात्मक कौशल होता है। यानी कि टोटल 4 कौशल को 2 उप कौशल में बांटा जा सकता है, पहला प्रोडक्टिव और दूसरा रिसेप्टिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बोधगम्य निवेश का विचार सर्वप्रथम किसने दिया है? तो बोधगम्य निवेश का मतलब क्या हो गया कि देखिए, बच्चा जितना कुछ जान रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप बच्चे को एज ए निवेश इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यानी बच्चा सीखता कैसे है? जैसे कि मान लीजिए एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहा है, आपसे छोटा कोई बालक है, मान लीजिए 3-4 साल का कोई बालक है, आपसे इंटरेक्शन कर रहा है, तो वो आपसे पूछता है कि देखिए वो क्या है, तो आप बताते हैं कि ये पेड़ है। वो क्या है, तो आप बताते हैं कि ये बिल्ली है। वो क्या है, तो आप बताते हैं कि ये कुत्ता है। तो ये क्या है, आप उससे थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, तो आप उसको एज ए इंफॉर्मेशन इनपुट दे रहे हैं, यानी कि बोधगम्य का निवेश दे रहे हैं। तो ये सर्वप्रथम स्टीफन क्रैशन के द्वारा बताया गया था। विकल्प नंबर 1 पॉजिटिव है, और यही इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सोल्यूशन के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।